मैं और शाकर दो ही बहन भाई थे। जब से अम्मा अब्बा की वफ़ात हुई थी हम लोग एक कमरे के छोटे से घर में रहने पर मजबूर थे। हमारे पास ज़िंदगी के कोई वसाइल मौजूद नहीं थे। अम्मा अब्बा की वफ़ात के बाद ज़िंदगी ने इतना मजबूर किया कि दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। शाकर मुझसे 2 साल छोटा था। उसकी उम्र 18 साल थी। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई सहारा नहीं था। घर में एक दूसरे से बातें करते वक्त गुजर जाता। अम्मा की जमा पूंजी पर हमारी ज़िंदगी का दारोमदार चल रहा था। अब तो हमारे पास मकान के किराए के पैसे भी नहीं बचे थे। बिल आखिर मजबूरन एक बैठक किराए पर लेनी पड़ी थी। दोनों बहन भाइयों को रहने के लिए एक कमरा काफ़ी था, लेकिन खाने पीने का बंदोबस्त भी तो करना पड़ता है। जल्द ही मैं और भाई काम की तलाश में घर से निकले। मुझे तो सिलाई सेंटर में दाखला मिल गया था। यहाँ पर सिखाने के साथ साथ रोज़ाना के 50 या कभी कभी 100 रुपये भी मिल जाते। 50 या 100 रुपये से इतना होता कि हम दोनों एक वक्त का खाना पेट भर कर खा लेते। लेकिन मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि मेरा भाई शाकर अक्सर गुमसुम रहता है। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। एक दिन रात को मैं सो रही थी कि भाई के चीखने की आवाज़ सुनकर उठ बैठी। वो भी अपनी चारपाई पर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ख्वाब में शदीद डर गया हो। भाई तुम्हें क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? मैंने भाई को डरते देखकर पूछा। कहने लगा, शम्मो तू आज से सिलाई सेंटर नहीं जाएगी। तू जानती भी है मैं तेरे लिए कितना फिक्रमंद रहता हूँ। शहर के हालात इस कदर ख़राब हैं, मैं रोज़ाना डरता हूँ कि ना जाने मेरी गैर मौजूदगी में तुझे कोई हादसा ना पेश आ जाए। शम्मो मेरी बहन, वो मेरी तरफ देखकर रोने लगा। अपने भाई को देखकर मुझे बेइंतहा प्यार आया। वो इस उम्र में मेरी कितनी फिक्र कर रहा था। जब लड़के अपने घर से बाहर लापरवाही और बेफिक्री की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। भाई मैं सिलाई सेंटर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे कहाँ से? तुम जानते हो ना अभी हमारी ज़रूरतें किस कदर बढ़ गई हैं। इस मकान का किराया भी तो देना है। उसकी आंखों में बला की बेचारगी थी। उस दिन के बाद से मेरी और शाकर की बात ही ना होती। मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक कमरे में रहते हुए भी हम एक दूसरे से बात ना कर पाते। वो बाहर से आता तो आते ही यकदम बाथरूम में घुस जाता। उसके हाथ में कभी रंग बिरंगे तो कभी काले रंग का एक शापर होता। मैं ये देखकर उलझ जाती। मैं समझती कि शायद वो अपने लिए खाने की कोई चीज़ लाया होगा। लेकिन भाई मुझसे इतना प्यार करता था, वो अकेले में कैसे कोई चीज़ खा सकता था। बिल आखिर मैंने अपने भाई की निगरानी करना शुरू कर दी। वो जब भी बाथरूम जाता उसके जाने के बाद मैं किसी न किसी बहाने से उसे कमरे से बाहर भेज देती। कभी बाजार से कुछ लेने भेज देती तो कभी कोई और बहाना कर देती। वो चुपचाप चला जाता। मैं उसके जाने के बाद अच्छी तरह कमरे का और बाथरूम का जायज़ा लेती। मुझे ना ही डस्टबिन और ना ही कहीं बाथरूम में खाली शापर पड़े हुए मिलते। मैं हैरान हो जाती कि आखिर मेरा भाई खाली शापर लेकर रोज़ बाथरूम क्यों जाता है। कहीं मेरा भाई ज़हनी मरीज़ तो नहीं बन गया। मैं सोचने लगी, लेकिन या खुदा, चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो ज़हनी मरीज़ बन गया। सोच सोच कर मेरी तान उस वक़्त टूटी जब एक दिन मैंने इत्तेफाक से बाथरूम में फ्लैश वाली टंकी का ढक्कन खोला। सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे भाई की हकीकत इस कदर तल्ख होगी। अब तो इसने मुझे काफ़ी दिनों से शापर लाना छोड़ दिए थे, लेकिन आज जो राज मुझे मालूम हुआ था, उसके बाद किसी किस्म की वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल मैं चुप होकर लेट गई। मैंने सोच लिया कि इस मामले में मैं चुप अख्तियार किए रखूंगी, लेकिन मसले का हल ज़रूर ढूंढूंगी। इत्तेफाक से अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने समरीन खड़ी थी। समरीन को देखकर मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो मेरी उस वक़्त से सहेली थी जब से मैंने सिलाई सेंटर जाना शुरू किया था। लेकिन फिर बाई के पुरजोर इसरार पर मैं सिलाई सेंटर नहीं जाती थी, क्योंकि बाई ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि घर का खर्चा वो खुद ही चलाएगा। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बाई की फिक्रमंदी देखते हुए मैं भी घर में रहने लगी, हत्ता कि मैं अपनी दोस्तों के साथ भी बाहर ना निकलती। लेकिन समरीन मेरी बहुत अच्छी सहेली थी।
उससे गपशप भी काफ़ी थी। उसके बता रहने का तसव्वुर नहीं था और आज वो खुद मिलने आई थी। मैं उसे कैसे इनकार कर देती। समरीन ने बताया कि वो मुझे बहुत याद करती है। सिलाई सेंटर की बाकी औरतें भी मुझे बहुत याद करती हैं और चाहती हैं कि मैं वापस सिलाई सेंटर आ जाऊं। समरीन की बात सुनकर मैं मुस्कुरा कर भी रह गई, क्योंकि मेरा भाई मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता था। लेकिन फिर समरीन ने एक ऐसी बात कही कि उसे सुनकर मैं घर में बैठे नहीं रह सकती थी। उसने बताया कि हमारे सिलाई सेंटर की सरबराह सबिया आंटी की बेटी की शादी है। उनकी बेटी से हम सब लड़कियों की अच्छी सलाम दुआ थी। सो मैंने सोच लिया कि सबिया आंटी की बेटी की शादी में ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने हम लड़कियों को बहुत सहारा दिया था। बुरे वक़्त में हमारी उम्मीद बंदाई थी। दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रही थी कि सबिया आंटी, जिनसे मैं अपना हर मसला शेयर करती थी, उन्हें ये ज़रूर बताऊंगी कि मेरे भाई के साथ एक अजीबोगरीब मसला दरपेश है और जो हकीकत मैंने उसकी उस दिन जानी थी उस बारे में भी जिक्र करना था। दोनों मकासद अपने जहन में रखते हुए मैंने अपने भाई से बाहर जाने की बात की, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। अभी तक मैंने उसे ये नहीं बताया था कि मैं सबिया आंटी की बेटी की शादी में जा रही हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैंने ऐसा कहा तो वो यही समझेगा कि मैं सिलाई सेंटर जाने का बहाना कर रही हूँ। मैंने कहा कि मेरी एक सहेली की शादी है, अगर तुम मुझे इजाज़त नहीं दोगे तो मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मेरा भाई मुझसे छोटा था, मेरे इसरार करने पर उसने मुझे इजाज़त दे दी। 3 दिन बाद मुझे समरीन के साथ जाना था। उस दिन भाई सुबह के 6 बजे ही घर से चला गया था। उसने नाश्ता भी मेरे साथ नहीं किया था। मैंने उसे मामूल की नाराज़गी समझा और समरीन के साथ चली गई। समरीन तकरीबन मुझे शाम के 4 बजे लेने आई थी, लेकिन मुझे शाकर की फ़िक्र हो रही थी क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया था। मैं समरीन के साथ तकरीबन शाम के 5 बजे सिलाई सेंटर के करीब ही वाक़ आंटी सबिया के घर पहुंची। यहाँ पर अलग ही रौनक लगी हुई थी। इस वक्त बड़े लोग भी शादी अपने अपने घरों में किया करते थे। शादी हालों का रवाज नहीं था। ये सब तो अब शुरू हुआ है। बहरहाल सबिया आंटी के घर में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। थोड़ी ही देर के बाद, 1-2 घंटे के हल्ले गुल्ले के बाद, बारात का शोर सुनकर सारी लड़कियां बाहर की तरफ भागीं। लड़के वाले बड़े ठाठ से आए थे। उनके साथ ढोल बजाने वाले अलग थे, नाचने गाने वाले अलग थे, जबकि इनकी औरतों ने शाहाना तर्ज के लिबास पहन रखे थे। हमें तो उनके आगे एहसास कमतरी हो रहा था, खसूसन सिलाई सेंटर से आने वाली लड़कियों को। थोड़ी ही देर में ये लोग लड़की वालों के साथ गुल मिल गए। ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र ख्वाजा सराओं के इस टोले पर पड़ी, जो नाचते गाते सबकी तवज्जो हासिल कर रहा था। अचानक मेरी नज़र एक ख्वाजा सराओं में एक शनासा चेहरे पर पड़ी। मैं उसे देखती ही रही, यकीन आ जाए इसलिए दौड़कर उसके करीब गई। देख कर के वो नाचने में मसरूफ़ था। वो कोई और नहीं, मेरा अपना ही भाई शाकर था। उसे यहाँ नाचते देखकर मेरे तो पाँव तले से ज़मीन सिरक गई। सबिया आंटी का घर था, मैं वहाँ उसे कुछ कह नहीं सकी। शायद उसने मुझे नोटिस नहीं किया था। वो अपनी ही धुन में मगन था, लेकिन मैं उसे देख चुकी थी और पहचान भी चुकी थी। अब समरीन के बजाय मैं इन ख्वाजा सराओं की ताक में लग गई कि ये कब यहाँ से जाएंगे। निकाह के वक़्त भी मैं ख्वाजा सराओं की टोली के इर्द-गिर्द मौजूद रही। मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह नकाब से ढांप लिया ताकि अपने भाई पर नज़र रख सकूं। कहीं मेरी नज़र का धोखा ना हो। खुदा ना करे ये मेरा भाई हो। एक लम्हे को मेरा दिल ये भी कहता, लेकिन वही नैन नक्श, वही चाल डाल, बालों का वही अंदाज। मैं कैसे भूल सकती थी कि ये मेरा भाई है। मेरा भाई इन सब से काफ़ी कम उम्र लग रहा था, जबकि इस हाल में मौजूद बाकी ख्वाजा सरा उम्र भी इससे काफ़ी बड़े थे। मेरे जहन में कई खदशात गर्दिश करने लगे, क्योंकि बड़ी उम्र के लोगों के साथ 17-18 साल के लड़के का रहना खतरे से खाली नहीं था। मेरे दिल में खतरे की घंटी बज रही थी, जो किसी सूरत भी मुझे सुकून का सांस ना लेने दे रही थी। थोड़ी देर के बाद निकाह हो गया। बारात वापस जाने ही वाली थी। ख्वाजा सराओं की ये टोली नाच नाच कर बेहाल हो रही थी, क्योंकि निकाह की खुशी में अब हर तरफ मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं। बहरहाल शादी का ये मरहला आखिरकार इख्तिताम को पहुंचा। सारे बाराती गाड़ी में बैठ गए और ख्वाजा सराओं ने अपने घर की राह ली। ये ख्वाजा सरा तो वैसे ही लावारिस होते हैं। इन्हें लोग अपने साथ तो ले आते हैं, लेकिन ले जाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती। मैंने देखा कि सबकी आंखें भी बुझी सी थीं, क्योंकि उन्हें यहाँ से कोई ख़ास पैसे नहीं मिले थे।
شادی کی باغ دوڑ میں سمرین کو میرا خیال نہیں رہا۔ جب خواجہ سراؤں کی یہ ٹولی بارات والے گھر سے نکلی تو میں بھی چپکے سے نقاب اوڑھے ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ ڈر تو مجھے لگ رہا تھا کہ نہ جانے یہ خواجہ سرار رات کے اس وقت کہاں جائیں گے، لیکن ان کی باتوں اور ان کے انداز سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ برے انسان نہیں ہیں۔ آپس میں چھوٹی چھوٹی معصوم باتیں کرتے اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں لوگ اپنے گھر تک پہنچ گئے۔ میں وہیں دیوار کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا بھائی بھی انہی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شاید وہ اپنے حصے کے پیسے لے کر آنا چاہتا تھا۔ دیوار کی اوٹ میں کھڑی میں کافی دیر تک روتی رہی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرا بھائی اپنا حلیہ درست کرتا کمرے سے باہر نکلا اور خود کو ایک کوٹ میں ڈانپ لیا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ شاکر ہی ہے۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں دیوار کی اوٹ میں رہی۔ اس نے آگے گلی میں قدم بڑھائے تو میں دبے قدموں اس کے پیچھے ہوئی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا آگے جا رہا تھا۔ تھوڑا دور جا کر اس نے ایک ریڑھی سے پھل خریدے اور اس کا رخ گھر کی طرف تھا۔ یہ جان کر مجھے اطمینان ہوا کہ میں اپنی آنکھوں پر بھروسہ کر کے یہاں ٹھیک ہی پہنچی تھی اور بر وقت پہنچی تھی۔ شاکر آگے آگے اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارا گھر آ گیا۔ اس نے گھر کے دروازے کو بند دیکھا تو مقررہ جگہ سے چابی نکالی۔ وہ جانتا تھا کہ آج میں اپنی سہیلی کی شادی میں گئی ہوں۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گئی۔ اس نے میری طرف حیرت سے دیکھا تو میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ وہ ہکا بکا ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر وہ لالی ابھی بھی لگی ہوئی تھی جو اس نے شادی والے گھر لگائی تھی، مگر حلیہ ذرا بدل چکا تھا۔ اکثر ہی وہ باہر سے آ کر منہ پر ہاتھ رکھے باتھ روم کی طرف چلا جاتا تھا۔ آج مجھے اس سب کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں شاکر پر چلانے لگی۔ شاکر، آخر تمہیں کیا مجبوری تھی کہ تم نے اپنے مرحوم ماں باپ کی روح کو تکلیف دینے کے لیے یہ کام کر ڈالا؟ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے باجی؟ میں نے کیا کیا؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ انجان مت بنو شاکر، میں شادی میں سب دیکھ کر آئی ہوں۔ تم کیسے وہاں عورتوں کی طرح ناچ رہے تھے۔ تمہارے زنانہ انداز دیکھ کر مجھے شرم آ گئی کہ میں تمہاری بہن ہوں۔ میں نے ایک اور تھپڑ شاکر کے گال پر رسید کر دیا۔ اب تو وہ بیچارہ لال منہ لیے میری طرف دیکھ کر رونے لگا۔ ایک میں ہی تو اس کا سہارا تھی۔ آج میں ہی اس پر برس پڑی تو اس کے دل پر کیا بیتتی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ میرے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگے گا۔ باجی، تم نہیں جانتی میں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اپنی عزت نفس کو رول دینا آسان نہیں ہوتا۔ شاکر رو رہا تھا۔ اس کے رونے پر مجھے بھی رونا آ گیا۔ میرے بھائی، تم اس سب میں کب پڑ گئے؟ جب تمہاری بہن سب کرنے کو تھی تو تمہیں کیا ضرورت تھی؟ میرا غصہ اب نرمی میں بدل چکا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، باجی سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، کمانا میرا فرض ہے اور میں ہی کماؤں گا۔ اس کے لہجے میں ایک عزم تھا، مگر بے بسی بھی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ میرے بھائی، روزی ایسے نہیں کمائی جاتی۔ روزی کمانے کے لیے ہزاروں طریقے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا تھا تو وہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ یاد ہے اس دن جب تم سلائی سینٹر جا رہی تھی، میں بھی چپکے سے تمہارے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم جاتی ہو تو تم راستے میں جاتے ہوئے کتنی محفوظ ہوتی ہو۔ جانتی ہو اس گھر سے تھوڑا آگے ایک بڑا گھر ہے جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس دن جب تم اس دروازے کے سامنے سے گزری تھی تو ایک آدمی تمہارے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ اس آدمی کو تمہارے پیچھے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ شاید اپنے کسی کام سے جا رہا ہوگا، مگر اس کی نظریں ایسی تھی کہ میں بر وقت ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ تھوڑی ہی دور جا کر اس نے تمہارے پیچھے لپکنے کی کوشش کی تو میں نے اسے وہیں پر پکڑ لیا۔ اس دن کے بعد سے میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں تمہیں گھر سے باہر جانے دوں۔ اکیلی لڑکی کے لیے یہ دور تو بہت ہی خراب ہے باجی۔ اس دن مجھے ابو کی یاد آ گئی۔ راستے میں آنسو پوچھتا آ رہا تھا کہ مجھے گلی کی نکڑ پر ابرار مل گیا۔ ابرار کو تو جانتی ہو نا، وہ بھی 3 ہی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اچھا بڑا مرد ہے، بیوی بچوں والا ہے، کماتا ہے اور انہیں بھی کھلاتا ہے۔ وہی مجھے اپنے ڈیرے تک لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھے بتایا کہ ہم سبھی لوگ تقریباً مرد ہیں، لیکن اپنی اپنی مجبوریوں کے تحت یہ سب کام کرنے پر مجبور ہیں۔ پہلے تو اس کی بات پر میں نے بہت غصہ کیا، لیکن پھر جب ذہن سوچنے پر آمادہ ہوا تو میں یہ کام کرنے پر راضی ہو گیا۔ شروع میں مجھے بہت مشکل پیش آئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کام اچھا لگنے لگا۔ میں خود میں ناچتی تھرکتی ایک روح کو محسوس کر کے اپنی ضمیر کو سلا دیتا تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ تم کہیں مجھے کسی محفل میں دیکھ نہ لو۔
चाहता था कि तुम्हें मेरी हकीकत का इल्म भी ना हो, इसलिए रोज़ाना अपने कपड़े शापर में डालकर फ्लैश में रख देता था। बाजी, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। शाकर भाई ये कहकर फिर रोने लगा। फिर हम दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर बेबसी के आंसू बहाने लगे। कुछ दिन वो भी घर से बाहर नहीं गया क्योंकि उसका दिल मुरझा गया था। मैंने कहा, शाकर, कि अगर आज एक बहन को हकीकत को पता चलने पर तुम इतने रंजीदा हो और शर्मिंदा हो तो सोचो, कल को जब बाकी लोगों को, तुम्हारे दोस्तों को इस बात की खबर होगी तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी बात पर उसने गौर से सोचना शुरू किया। फिर उसने ख्वाजा सराओं की वो महफल तर्क कर दी, मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। पहले रेलवे स्टेशन पर एक कुल्ली की हैसियत से काम करता रहा। उसके बाद रेलवे के एक ऑफिसर ने उससे मुतासिर होकर अपने घर पर ड्राइवर रख लिया। जिंदगी यूं ही गुजरती रही, यहाँ तक कि बाई ने मुझे इज्जत से अपनी दहलीज से रुखसत किया। आज मैं ब्याह कर अपने घर आ गई हूँ। बाई ने भी अपने छोटे से घर में अपनी दुनिया बसा ली है, लेकिन इसकी मोहब्बत शायद ही मुझे ज़िंदगी में कहीं किसी और रिश्ते में मिले कि जिसने मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत नफ्स मजरूह कर दी। सच है कि ऐसे भाई खुशकिस्मत बहनों को ही मिलते हैं।